नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये जो चैप्टर है वो हमारा बुक 2 जो स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, ये आप सभी के लिए रिवीजन से ये है, यानी कि एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए इस चैप्टर को मैंने आप लोगों को एनिमेशन के थ्रू समझाया हुआ है। बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में 2 पार्ट्स मैंने इस चैप्टर के ऊपर बनाया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन दोनों ही पार्ट्स को जरूर देखें और इन दोनों वीडियो को देख के भी आप आसानी से चैप्टर को समझ सकते हैं। बाद बाकी अगर आप इस वीडियो को भी देख लेते हैं तो भी आप चैप्टर को समझ पाएंगे, हर एक टॉपिक को आप कर पाएंगे। सो प्यारे बच्चों, हम सभी आ चुके हैं अब अपनी इस चैप्टर की पीडीएफ में। और पीडीएफ के थ्रू हम एक एक टॉपिक जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी टॉपिक्स दे रखे हैं उन सभी टॉपिक को एक एक करके हम समझने वाले हैं। तो जैसे कि सबसे पहला आपको टॉपिक देखने को मिल जाएगा लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। यानी कि जब भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ तो उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई थी, लोकतंत्र को स्थापित करने में हमें कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उसकी हम बात इस टॉपिक में करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में जो चुनाव करवाता है वो है चुनाव आयोग, है ना। और इसकी स्थापना जनवरी 1950 में हुई थी और प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। ठीक है, 1950 में ही पहला आम चुनाव कराने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस समय आम चुनाव करवाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना बहुत आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि चुनाव करवाने के लिए चुनाव क्षेत्र का सीमांकन तय करना जरूरी था। मतदाता सूची में सभी वयस्क नागरिकों के नाम को दर्ज करना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ये भी बहुत मुश्किल काम था, है ना। इन दोनों ही काम में बहुत समय लगने वाला था। मतदाता सूची का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ तो उसमें लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज नहीं किए गए थे। और जिन महिलाओं के नाम दर्ज किए गए उसमें भी आप सभी को पता है कि उनका खुद का नाम दर्ज नहीं किया गया, अला की बेटी, फला की बीवी, इस तरीके से नाम दर्ज किया गया, है ना। और उस समय हमारे देश में 17 करोड़ मतदाता थे। लगभग 32,000 विधायक और लोकसभा के 489 सांसद चुने जाने थे। तो प्यारे बच्चों, इसको आप सही कर लेना, ये 3200 होगा, 32,000 नहीं होगा, यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो 3200 विधायक चुने जाने थे और लोकसभा के 489 सांसद चुने जाने थे, है ना। इन मतदाताओं में केवल 15% जो मतदाता थे वो पढ़े लिखे थे, बाकी सब अनपढ़ गंवार थे एक तरीके से, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, है ना। चुनाव आयोग में चुनाव करवाने के लिए, मतलब चुनाव आयोग ने चुनाव करवाने के लगभग 3 लाख से ज़्यादा अधिकारी और चुनाव कर्मियों की नियुक्ति की थी, उनको प्रशिक्षण दिया था, उनको ट्रेनिंग दिया था। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या की वजह से पहले आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद जो थी वो गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। मतलब संख्या ही मैटर नहीं करता है, बल्कि जो मतदाता थे उसमें से ही बहुत सारे गरीब और अनपढ़ थे। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा था कि जो लोकतंत्र है ना वो केवल धनी देशों में ही कायम हो सकता है, गरीब देशों में लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता, ऐसा माना जा रहा था। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, जो सार्वभौमिक मताधिकार का जो प्रयास था उसको हमने कारगर सिद्ध किया। बहुत सारे, जैसे एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया था, है ना। चुनाव जो हुए आपको पता है 1951 से 52 में हुआ था। वैसे 1952 का ही आम चुनाव इसको कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश हिस्से में जो मतदान हुआ था वो 1952 में हुआ था, तो ये 1952 का आम चुनाव कहलाता है ना। टोटल जो चुनाव अभियान, मतदाता और मतगणना में टोटल समय कितना लग गया था, 6 महीने का समय लगा था। और उम्मीदवारों के बीच में तगड़ा मुकाबला हुआ था, हर एक सीट के लिए 4 उम्मीदवार खड़े थे। ठीक है, 4 पार्टियों के उम्मीदवार खड़े थे। लोगों ने चुनाव में बढ़ चढ़ के भाग लिया, मतदाताओं ने अपना मत का बखूबी इस्तेमाल किया। और हमने एक तरीके से, इस तरीके से जहाँ पे ये समझा जा रहा था कि भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता है, चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन हमने चुनाव करवाया, लोकतंत्र की स्थापना की हमने, और इसको लोकतंत्र के इतिहास में एक मील का पत्थर कहा जाता है, हमने मील का पत्थर साबित कर दिया। ठीक है, तो ये प्रथम आम चुनाव के बारे में था। अब देखिए आप सभी को मालूम है अगला टॉपिक आपका क्या है। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व, है ना। 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था, क्योंकि इस पार्टी में सबसे प्रसिद्ध नेता थे जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता थे, है ना, जो इस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, अलग अलग जगह पे जाके घूम रहे थे और वो अपने चुनाव अभियान को चला रहे थे, इस पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे थे। ठीक है, बहुत सारे और भी पॉइंट हैं, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बढ़ते हैं। तो देखिए आशा ये थी कि भारतीय कांग्रेस पार्टी पहले आम चुनाव में जीतेगी, और ऐसा होता भी है।
इस पार्टी को क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत हासिल थी, ऐसा माना जा रहा था कि भारत को जो स्वतंत्रता मिली उसमें कांग्रेस पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान था, तो इस वजह से भी इस पार्टी को जीत मिली थी, है ना। उस समय यह एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में फैला हुआ था। दूसरी पार्टी कोई थी नहीं जिसका संगठन पूरे देश में हो, पूरा नेटवर्क पूरे देश में फैला हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही थी, है ना। इस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रसिद्ध और करिश्माई नेता शामिल थे। तो इस पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में जो पहला चुनाव हुआ उसमें 489 सीटों में से 364 सीटें जीत ली थी। देखो ये याद रखना, 364 सीटें प्रथम आम चुनाव में इसको मिली थी। पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर थी, इसको 16 सीटें मिली थी, ठीक है। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हुए थे। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा के चुनावों में भी जीत हासिल की थी, हाँ। जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने थे, आप सभी को ये बात मालूम है। दूसरा आम चुनाव 1957 में और तीसरा 1962 में हुआ था। इन तीनों ही आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी। 1957 में आप सभी को पता है कि केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, एक गठबंधन सरकार बनती है, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है सबसे पहले केरल में जीतती है ना। 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में 45% वोट मिली थी, लेकिन कांग्रेस को 74% सीटें मिल गई। वोट की प्रतिशत 45 थी लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा मिल गई थी इसको, है ना। सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो दूसरे नंबर पर थी और उसे 1952 के चुनाव में लगभग 10% वोट जो है मिली थी, लेकिन सीट जो है वो केवल 3% ही थी। 10% वोट मिलने के बावजूद भी सीटों की जो संख्या थी वो मात्र 3% ही थी, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि 1957 में ही केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत होती है ना। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। 1957 के मार्च महीने में विधानसभा के चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को केरल की विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी। कम्युनिस्ट पार्टी को लगभग 126 में से 60 सीटें मिल गई थी और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने इसको समर्थन दिया था, जिस वजह से इसकी सरकार केरल में बन गई थी। राज्यपाल ने कम्युनिस्ट विधायक दल के नेता जो थे EMS नमुंद्रीपाद, ठीक है, उनको सरकार बनाने का न्योता दिया था। इन्होंने सरकार बनाया वहाँ पे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में इस वादे के साथ आई थी कि कुछ क्रांतिकारी तथा प्रगतिशील नीति चलाएगी वो, ठीक है। लेकिन आपको पता है 2 साल बाद ही जो कांग्रेस पार्टी है उसने क्या किया, केरल में अनुच्छेद 356 के तहत वहाँ की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसको बर्खास्त कर दिया था, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में। यहाँ पे सोशलिस्ट पार्टी के बारे में वर्णन किया गया है। सोशलिस्ट पार्टी की क्या विशेषताएं थी, है ना, किस तरीके से इसकी स्थापना हुई थी उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के अंदर 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। मतलब कांग्रेस पार्टी के ही जो कुछ युवा नेता थे उन्होंने ही मिलकर सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था, ठीक है। यह नेता कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तनकारी और समतावादी बनाना चाहते थे। समतावादी यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो समानता के लिए काम करे, ठीक है, गरीबों की भलाई के लिए काम करे, कुछ ऐसा इस तरीके से। तो 1948 में कांग्रेस ने अपने संविधान में बदलाव किया। बदलाव का कारण कांग्रेस के सदस्य दोबारा सदस्य ना बन सके, इसलिए। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये कि कांग्रेस के जो पार्टी है वो 2 पार्टी का सदस्य ना बन सके, इसलिए उसने अपने संविधान में बदलाव किया था, ठीक है। इसीलिए कांग्रेस ने समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनाने के लिए एक तरीके से मजबूर किया कि भाई अब एक सदस्य 2 पार्टी में शामिल नहीं हो सकते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने जो सोशलिस्ट विचारधारा को मानने वाले थे, मतलब जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाले थे, उन्होंने 1948 में एक अलग पार्टी बना ली। अब देखो, सोशलिस्ट पार्टी को कुछ खास जीत वगैरह तो हासिल हुई नहीं। समाजवादियों को 1955 में मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस ने घोषणा कर दिया कि उसकी जो बनावट है वो भी समाजवाद है ना। ये भी समाजवादी विचारधारा को प्रमोट करने लग गई थी कांग्रेस पार्टी। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। अब देखिए, इसमें जो सबसे प्रमुख नेता थे राम मनोहर लोहिया थे। उन्होंने समाजवादियों को कहीं ना कहीं संगठित किया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने अभियान वगैरह चलाए। कांग्रेस पार्टी का आलोचना उन्होंने जम के किया। अन्य समाजवादी नेता में जैसे कि अशोक मेहता ने कांग्रेस के सहयोग की बात की, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और उनमें फिर मेल मिलाप भी बनता रहा। तो इसमें जो प्रमुख अगर हम पार्टियों की बात करें, कई समाजवादी दल जो है, मतलब जो कहीं ना कहीं इसी सोशलिस्ट विचारधारा को मानते हैं, समाजवादी विचारधारा को मानते हैं। इसमें से आप देखेंगे किसान मजदूर
प्रजा पार्टी है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी है, इनका नाम आप ले सकते हैं, जो कहीं ना कहीं इन्हीं पार्टी से टूट के बने हैं। अब इसके प्रमुख नेताओं की अगर आप बात करेंगे, यहाँ पे नेताओं के नाम दे रखे जैसे कि जयप्रकाश नारायण है, अच्युत पटवर्धन है ना, अशोक मेहता है, आचार्य नरेंद्र देव है, राम मनोहर लोहिया है जिनका नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया, SM जोशी जैसे समाजवादी नेता जो थे, ये सब इसी पार्टी से थे, सोशलिस्ट पार्टी के थे। ठीक है, अगला टॉपिक आते हैं हमारा कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। देखिए, भारत में जो कांग्रेस के प्रभुत्व की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो दूसरे देशों में जो एक दल के प्रभुत्व का जो प्रकृति है उसमें क्या अंतर है, उसको हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, चीन, क्यूबा, सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को देश के शासन की अनुमति दी गई है। इन देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व है, लेकिन इस वजह से क्योंकि संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी को शासन करने का हक दिया है। म्यांमार, बेलारूस, इरिट्रिया की अगर हम बात करेंगे तो एक पार्टी का जो प्रभुत्व है कानूनी माफी चाहूँगा, तो मतलब इन देशों में जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व है वो सैन्य उपायों के चलते या फिर कानूनी उपायों के चलते कायम हुआ है ना। अगर हम और कुछ और देशों की बात करेंगे, जैसे कि मैक्सिको की बात करो, दक्षिण कोरिया की बात करो, ताइवान की बात करो, तो यहाँ पे भी क्या है, एक पार्टी का वर्चस्व है, एक पार्टी का दबदबा रहा है। लेकिन अगर हम भारत में कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व की बात करेंगे, भारत के में एक पार्टी के प्रभुत्व की बात करेंगे, तो ये लोकतांत्रिक स्थिति से कायम हुआ है। यहाँ पे कोई सेना का दखल अंदाजी नहीं रहा, यहाँ पे कोई संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया कि भाई कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे चुनाव हुए, है ना, चुनाव में बहुत सारी जो दूसरी पार्टियाँ थी उन्होंने भी होड़ किया, उन्होंने भी कंपटीशन किया, है ना, और उसके बाद इस पार्टी को एक के बाद एक चुनाव में जीत हासिल हुई। और यही स्थिति दक्षिण अफ्रीका में भी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी की थी। ठीक है, तो ये इस तरीके से भारत में जो एक पार्टी का जो प्रभुत्व की जो प्रकृति है और दूसरे देशों में जो एक पार्टी के जो प्रभुत्व की जो प्रकृति है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। क्योंकि कांग्रेस एक सुसंगठित पार्टी थी, है ना, फेमस पार्टी थी, प्रसिद्ध पार्टी थी, इसलिए उसको जीत मिल रही थी। अगला हमारा टॉपिक आता है कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में काम करती है ना। कांग्रेस का जन्म आपको पता है 1885 में हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी और इसमें समाज के सभी वर्गों को जगह दिया गया है। स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि इसमें जो पूंजीपति लोग थे, अभिजन लोग थे, अमीर लोग थे, उन्हीं का दबदबा था। बाद में आप देखेंगे किसान, उद्योगपति, शहरी बासिंदे, गांव के निवासी, सभी प्रकार के लोग धीरे धीरे इस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इस वजह से कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक गठबंधन के रूप में उभर के सामने आता है। एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में आप क्या बता सकते हैं कि इसमें सभी विचारधारा को समाहित कर रखा था। इस पार्टी में सभी विचारधारा को जगह मिला हुआ था। इसमें क्रांतिकारी भी थे और शांतिवादी भी थे, इसमें कंजर्वेटिव और रेडिकल लोग भी थे, गर्मपंथी, नरमपंथी भी थे, दक्षिणपंथी और वामपंथी भी थे। सभी विचारधाराओं को इसमें समाहित किया गया था। सभी विचारधाराओं को मानने वाले लोग रहते थे, इसलिए मतलब थे इस पार्टी में, इसीलिए इसको एक विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में भी आप समझ सकते हैं। अगली हम पार्टी की बात करते हैं, विपक्षी पार्टी जो थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो 1920 के दशक के शुरुआती सालों में भारत के विभिन्न हिस्सों में साम्यवादी समूह जो कम्युनिस्ट ग्रुप थे उभर के सामने आ रहे थे। और ये रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, आप सभी को पता है 1917 में, है ना, उससे प्रभावित थी। ठीक है, 1935 में साम्यवादियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दायरे में रहकर काम करना शुरू किया था। ये जो साम्यवादी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर या उनके अंदर ही रह के वो काम कर रहे थे। ठीक है, कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हो गए। कब अलग हुए? 1941 में अलग हुए। आज़ादी के तुरंत बाद कम्युनिस्ट पार्टी को लगा कि 1947 में सत्ता का जो बंटवारा हुआ है वो सच्ची आज़ादी नहीं है, है ना, हमें सच्ची वास्तव में आज़ादी नहीं मिली है। इस पार्टी ने तेलंगाना में हिंसा को बढ़ावा दिया था। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या किया? तेलंगाना में हिंसा को बढ़ावा दिया। 1951 में साम्यवादी पार्टी ने हिंसा क्रांति का रास्ता छोड़कर जो हिंसा वगैरह वो करवा रही थी उसको छोड़ के आम चुनाव में भाग लेने का फैसला इन्होंने लिया। ठीक है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 16 सीटें मिली थी, आप सभी को मालूम है, ये बात हम ऊपर ही कर चुके हैं, है ना। इस दल को ज़्यादातर समर्थन कहाँ मिल रहा था भैया? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल जैसे राज्यों में मिल रहा था। इस पार्टी के प्रमुख नेता थे A.K. गोपालन, S.A. डांगे, E.S. दमुद्री पाद, ये जैसे कि ऊपर हम बात कर चुके हैं इनके बारे में।
पीसी जोश, अजय घोष, है ना, पी सुंदरैया, ठीक है, ये प्रमुख नेता थे इस पार्टी के। अब देखिए चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर आने की वजह से 1964 में क्या होता है, ये पार्टी बिखर जाता है। ये पार्टी दो भागों में बढ़ता है। सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक जो मानते थे वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही रहे, और जबकि जो इनका विरोध करते थे और जो कहीं ना कहीं चाइना या फिर कह सकते हैं कि मार्क्सवादी, ठीक है, जो मार्क्सवाद को थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, CPIM बोल देते हैं, ठीक है। जो सोवियत संघ की विचारधारा से प्रभावित नहीं थे या ऐसे सोशलिस्ट लोगों का वो विरोध कर रहे थे, ऐसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो सदस्य थे जो सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे, उन्होंने ही आगे चल के जो पार्टी बनाई उसको हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवाद बोल देते हैं, जिसको आप शॉर्ट में CPIM बोल देते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा गुट में तालमेल और सहनशीलता, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है कि कांग्रेस में सभी विचारधारा को शामिल किया गया था, सभी विचारधारा के लोगों को शामिल किया गया था, तो इसमें तालमेल और सहनशीलता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी था, है ना, क्योंकि कभी भी नेताओं के बीच में विवाद हो सकते थे, मतभेद हो सकते थे। तो ऐसा हुआ भी, देखो कांग्रेस के गठबंधन स्वभाव ने उसको एक असाधारण शक्ति दे दी थी, बहुत पावरफुल बना दिया था, क्योंकि सभी विचारधाराओं को इसमें शामिल कर लिया गया था, है ना। जो भी आता गठबंधन में उसको जगह मिल जाती, उसको शामिल कर लिया जाता। इसलिए कांग्रेस को हर मसले पर संतुलन बनाकर चलना होता। हर मसले पे भाई अलग अलग विचार हो सकते थे, तो उनमें संतुलन बना के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। 16 समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना गठबंधन की विशेषता थी। मतलब हर चीज़ वो क्या करते थे, सुलह और समझौते की विचारधारा को फॉलो करते थे, है ना। इसके कारण विपक्षी पार्टियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता। विपक्षी पार्टी आसानी से कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को नहीं तोड़ पा रहे थे। अगर पार्टी गठबंधन से बनी हो तो मतभेद को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज़्यादा थी। अगर पार्टी में कोई मतभेद होता है तो उसको सहने की क्षमता भी इस पार्टी में मौजूद थी, है ना। गुटों में ये अलग अलग गुटों में तालमेल को बढ़ावा देने की कोशिश किया करते थे। आगे हम बात करते हैं विपक्षी पार्टियों का उद्भव। देखिए भारत में जैसे प्रथम आम चुनाव हुआ तो उसी समय भी बहुत सारी विपक्षी पार्टियां थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने ही सिर्फ चुनाव में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उस समय काफ़ी कम पार्टी थी। 60-70 के दशक में और भी बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां उभर के सामने आती है और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। अब देखो विपक्षी पार्टियों की भूमिका, लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो विपक्षी पार्टी है वो सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। अगर सरकार कोई गलत कानून बना रही है तो उसको बनने से वो रोकती है ना। सरकार को सही दिशा में लेके जाने का एक काम करती है विपक्षी पार्टी। तो लोकतंत्र में एक तरीके से विपक्षी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका है। और उस समय हमारे जैसे विपक्षी नेता, जो प्रमुख नेता थे, अम्बेडकर जी की बात कर लो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात कर लो, तो इन्होंने यही भूमिका निभाई थी, है ना। सरकार के गलत फैसलों का इन्होंने विरोध भी किया था, ठीक है। जब अंतरिम सरकार बनी थी उस समय की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय ये विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा रहे थे और उन्होंने मतलब सरकार को कहीं ना कहीं निरंकुश होने से या गलत फैसले लेने से रोका था। और देखिए जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट पार्टी को बढ़ावा देते थे। जवाहरलाल नेहरू ने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता भी उन्होंने दिया था। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र के कारण कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हुए थे। जो राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसकी वजह से अलग अलग समूह, अलग अलग वर्ग के लोग इनके तरफ आकर्षित हुए थे, ठीक है। वैसे इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं बता रखा है। काम की चीज़ें जो थी मैंने बता दिया है, कुछ खास और है नहीं इसमें, ठीक है। देखिए अगला हम बात करते हैं भारतीय जनसंघ पार्टी के बारे में। देखिए भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन जो है वो कब हुआ था, 1991 में हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। जनसंघ पार्टी की विचारधारा क्या है, तो ये एक संस्कृति, एक देश और एक राष्ट्र की बात करते हैं। एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र की बात करते हैं, ठीक है। यह मानते हैं कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर ही आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बन सकता है। मतलब भारतीय संस्कृति को प्रमोट करते हैं ये, ठीक है। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को मिला के अखंड भारत बनाने की बात
कही है, हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा 1964 में जब चीन ने अपना आणविक परीक्षण किया तो जनसंघ ने भारत को भी आणविक हथियार तैयार करने पर जोर दिया कि भारत को भी अब अपना परमाणु हथियार तैयार करना चाहिए। 1950 के दशक में जनसंघ चुनावी राजनीति में हाशिए पर थे, मतलब इनका कोई वजूद नहीं था 1950 के दशक में। 1952 के चुनाव में लोकसभा के चुनाव में 3 सीटें इसको बस मिली थी, सिर्फ 3 सीटें। 1957 में जो चुनाव हुआ था इसमें 4 सीटें मिली थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में इसको समर्थन मिल रहा था। इस पार्टी के प्रमुख लीडर्स की अगर हम बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, है ना, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज मधोक जैसे नेता इसमें शामिल थे, ठीक है। और जैसे अब अभी की बीजेपी पार्टी है, इसकी जड़ें कहाँ है? जनसंघ पार्टी में। ये जनसंघ पार्टी से ही बीजेपी पार्टी बनी है, ये चीज़ आप याद रखिए, जनसंघ पार्टी से ही बीजेपी पार्टी का जन्म हुआ है। अब हम स्वतंत्र पार्टी की बात कर लेते हैं। देखिए स्वतंत्र पार्टी जैसे मतलब नाम से ही समझ में आता है कि ये स्वतंत्र अर्थव्यवस्था की बात करती है, पूंजीवादी विचारधारा को बात करती है, बाजार अर्थव्यवस्था की बात करती है पार्टी, ठीक है। तो देखिए स्वतंत्र पार्टी जो है 1959 की अगस्त में स्वतंत्र पार्टी बनी थी, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। इस पार्टी का जो नेतृत्व किया था राजगोपालाचारी ने किया था, सी राजगोपालाचारी इसके मतलब संस्थापक कह सकते हैं, संस्थापक अध्यक्ष कह सकते हैं, है ना। एम मुंशी, एन जी रंगा जैसे नेता थे, मीनू मसानी, है ना, जैसे लीडर्स इसमें शामिल थे। तो ये कुछ लीडर्स के नाम है, इसको आप जरूर याद कर लेना। यह आर्थिक मसलों पर बड़ा ध्यान देती थी। स्वतंत्र पार्टी चाहती थी कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम दखल दे, है ना। यह पार्टी मानती थी कि समृद्धि सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ही आएगी, है ना। यह पार्टी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को ध्यान में रखकर जो कराधान की नीति बनाई गई थी उसके खिलाफ थी। मतलब ये कहीं ना कहीं जो कमज़ोर लोगों के लिए जो फ़ायदे के लिए जो कर की नीति बनाई जाती है उसका विरोध करती थी ये पार्टी। निजी क्षेत्र को खुली छूट देने पर जोर देती थी, मतलब निजीकरण को बड़ा महत्व देती थी ये पार्टी, है ना। और ये गुटनिरपेक्षता और सोवियत संघ के खिलाफ थी, सोवियत संघ की तरफ जो हम जा रहे थे उसके खिलाफ थी भाई ये पार्टी। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाने पर जोर देती है ये पार्टी, है ना। और अनेक क्षेत्रीय पार्टियों और हितों के साथ मिलकर यह स्वतंत्र पार्टी ने देश के विभिन्न हिस्सों में ताकतवर बन गई थी, ठीक है। क्योंकि ज़मींदार और महाजन जो लोग थे वो इसकी विचारधारा से बड़ा प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि अमीर लोगों को इस पार्टी से फ़ायदा होने वाला था, व्यापार वगैरह में उनको फ़ायदा हो सकता था। तो जो अमीर लोग थे, व्यापारी वर्ग जो थे, उद्योगपति जो थे, वो इस पार्टी को बड़ा सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो ये इस पार्टी के बारे में हो गया आपका, बस इतना ही है। तो ये चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। ये रिवीजन वीडियो थी आप, और देखो इसमें भी मैंने मतलब पूरे चैप्टर को अच्छे से समझाने की कोशिश की है। बाकी आप एनिमेटेड वीडियो को देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आता है, आप और ज़्यादा मतलब चीज़ों को और अच्छे से समझ पाते हैं। तो एनिमेटेड वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।